वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज का ये सत्र कोई सामान्य चर्चा नहीं है, बल्कि ये बिहार सरकार की आगामी परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन अध्ययन वाला व्याख्यान है। जी बिल्कुल। आज के इस विशेष सत्र में हम जिस विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं वो है सामाजिक कल्याण और नई सरकारी योजनाएं 2025-26 लक्षित सशक्तिकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसे हम आमतौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या संक्षिप्त में डीबीटी के नाम से जानते हैं। मैं सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट कर दूं कि यह विषय बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार सीजीएल, बीएसएससी, एसआई और जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। देखिए, इस विषय की प्रासंगिकता को समझना अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहला कदम होना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी इन सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि सरकारी योजनाएं और उनके जो अद्यतन आंकड़े होते हैं वो हर परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का एकदम कोर हिस्सा होते हैं। एग्जैक्टली। आज के इस व्याख्यान में हम जिन आंकड़ों, बजटीय आवंटनों और नीतिगत बदलावों का विश्लेषण करेंगे वे सीधे तौर पर आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं में एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में देखने को मिलेंगे और मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के आधार के रूप में भी। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से मेरा आग्रह है कि एकाग्रता बनाए रखें और इन विश्लेषणात्मक बिंदुओं को आत्मसात करते चलें। तो चलिए आज के इस व्याख्यान को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला ध्यान उन प्रमुख नई योजनाओं और अपडेट्स पर होगा जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। जी। इस कड़ी में सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि 2026। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इस योजना के अंतर्गत नीतिगत स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब जो पात्र किसान हैं उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए की पुरानी राशि के बजाय 9,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। 9,000 रुपए। और इसके साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से यह आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2026 की शुरुआत तक बिहार में 73.8 लाख किसान इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। ये 73.88 लाख की जो वृद्धि है ये केवल एक सांख्यिकीय बदलाव नहीं है अभ्यर्थियों जी। इसके पीछे बहुत गहरा आर्थिक निहितार्थ है जी। अगर हम इसे परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं। पहला, प्रत्यक्ष तथ्यात्मक प्रश्न। परीक्षा के प्रश्न पत्र में सीधा पूछा जा सकता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब कितनी धनराशि दी जाती है, और यहीं पर विकल्प भ्रमित करते हैं। बिल्कुल। परीक्षक अक्सर पुरानी और नई राशि के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं। वो विकल्पों में 6,000, 7,000, 8,000 और 9,000 दे सकते हैं। तो उत्तर स्पष्ट रूप से 9,000 रुपए होगा। और अगर हम इस 73.88 लाख किसानों के आंकड़े पर गौर करें तो ये आंकड़ा अपने आप में राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के व्यापक विस्तार को दर्शाता है। डीबीटी का सीधा अर्थ है कि बिचौलियों की जो भूमिका थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई है और पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहा है। जब 73.88 लाख परिवारों के हाथ में ये अतिरिक्त नकदी जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ती है। सही कहा आपने। और यही वो बिंदु है जहां प्रारंभिक परीक्षा का जो तथ्य है वो मुख्य परीक्षा का एक बहुत मजबूत तर्क बन जाता है। बिल्कुल। मुख्य परीक्षा में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जब उत्तर लेखन होता है तो ये डेटा एक बहुत ही ठोस प्रमाण के रूप में कार्य करेगा। जी। जब आप रूरल डिमांड या ग्रामीण मांग के बढ़ने पर निबंध लिख रहे हों तो इस योजना का और इस 73.88 लाख के आंकड़े का उल्लेख आपके उत्तर को अन्य अभ्यर्थियों से अलग बनाएगा, एकदम प्रामाणिक बनाएगा। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ये कड़ी केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है। राज्य सरकार भली भांति समझती है कि वास्तविक सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं है जब तक कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना किया जाए। बहुत सही बात है। इसी दिशा में जो दूसरी सबसे बड़ी पहल है वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025-26।
इस योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए जो योग्य महिलाएं हैं उन्हें 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जी, 2 लाख रुपए। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका लक्ष्य उन 1.56 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाना है जो पहले से ही स्वयं सहायता समूहों यानी SHG या जीविका से जुड़ी हुई हैं। देखिए, इसमें एक बहुत ही रणनीतिक आयाम छिपा है जिसे सभी अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। परीक्षा में परीक्षक इस योजना के लक्षित समूह या टारगेट ग्रुप के बारे में गहराई से पूछकर आपको उलझा सकता है। जी, कथन आधारित प्रश्नों में। बिल्कुल। वे कथन दे सकते हैं कि यह योजना राज्य की सभी वयस्क महिलाओं के लिए समान रूप से लागू है, जो कि गलत होगा। एग्जैक्टली। तथ्य यह है कि यह विशेष रूप से उन 1.5 करोड़ महिलाओं को लक्षित करती है जो जीविका या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। सरकार एक नए सिरे से नेटवर्क बनाने के बजाय पहले से स्थापित और अनुशासित जीविका नेटवर्क का उपयोग कर रही है ताकि ये 2 लाख रुपए की जो पूंजी है वो सही हाथों में जाए और सूक्ष्म उद्यमों का निर्माण हो सके। ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमी बनाने से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब चूंकि रोजगार की बात उठी है तो हमें उस योजना की चर्चा अवश्य करनी चाहिए जो नीतिगत स्तर पर इस दशक का शायद सबसे बड़ा बदलाव है। मैं बात कर रही हूँ विकसित भारत जी-राम जी योजना की, जो 2025 में आई है। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। बिल्कुल। बिहार में इस नई योजना ने दशकों पुरानी मनरेगा की जगह ले ली है। इसके तहत रोजगार की गारंटी को प्रति परिवार 100 दिनों से बढ़ाकर सालाना 125 दिन कर दिया गया है। इस तथ्य को तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए एकदम स्टार मार्क कर लेना चाहिए अभ्यर्थियों को। मनरेगा दशकों से ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रही है जी, और इसका विकसित भारत जी-राम जी द्वारा जो प्रतिस्थापन है वो एक बहुत बड़ी राज्य स्तरीय नीतिगत घटना है। विकसित भारत जी-राम जी, सही उत्तर यही होगा। और सिर्फ नाम ही नहीं बदला है बल्कि कार्य दिवसों में जो 25 दिनों का इजाफा किया गया है, 100 से 125 दिन, यह ग्रामीण स्तर पर आय सुरक्षा को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। जी, अभ्यर्थियों को 100 और 125 के इस अंतर को स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। परीक्षा कक्ष के दबाव में गलती हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। विकल्प में 110, 120, 125 और 150 दिन देकर आपको भ्रमित किया जा सकता है। ये अतिरिक्त 25 दिन ग्रामीण परिवारों के लिए बफर इनकम का काम करेंगे, खासकर कृषि के ऑफ सीजन के दौरान। ये सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने का एक संस्थागत उपाय है। एकदम सटीक विश्लेषण। चलिए, ग्रामीण और आर्थिक सशक्तिकरण की इस चर्चा से आगे बढ़ते हुए अब हम शैक्षिक प्रोत्साहन और सामाजिक कल्याण के उन उपायों पर नजर डालते हैं जो राज्य के मानव संसाधन को आकार दे रहे हैं। ये सेक्शन भी बहुत स्कोरिंग है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली योजना है वो है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। यह योजना विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग यानी BC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के अभ्यर्थियों के लिए लाई गई है। जी, इसके अंतर्गत यदि ये अभ्यर्थी UPSC या BPSC की प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक पास करते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का जो दर्शन है वो सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत से जुड़ा है। जी, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी में अक्सर बहुत महंगी कोचिंग और अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होती है। जी, जो कई मेधावी छात्रों के लिए एक बाधा बन जाती है। बिल्कुल। तो ये योजना उसी आर्थिक बाधा को दूर कर एक समान अवसर या लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने का प्रयास है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों को इसकी पात्रता पर एकदम पैनी नजर रखनी है। यह योजना विशेष रूप से BC और EBC वर्गों के लिए है। और प्रोत्साहन राशि की सीमा को लेकर भी स्पष्टता होनी चाहिए। 50,000 रुपए की राशि राज्य स्तरीय यानी BPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर है और 1 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय स्तर यानी UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर दी जाती है। इन दोनों आंकड़ों को अलग अलग याद रखना आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी सरकार आर्थिक प्रोत्साहन का उपयोग कर रही है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। यह योजना सामाजिक कल्याण के अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। इस योजना के तहत जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें कन्या का विवाह 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र में होने पर
5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। हम्म। पहली नजर में ये केवल एक वित्तीय सहायता लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य बहुत व्यापक है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये केवल कुछ हजारों रुपयों की बात नहीं है। यह बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने का एक अत्यंत प्रभावी संस्थागत उपाय है। जी। परीक्षा के लिए इस योजना के पात्रता मानदंड सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से निश्चित रूप से कथन आधारित प्रश्न बन सकते हैं। परीक्षकों द्वारा 3 कथन दिए जा सकते हैं। जैसे कि पहला कथन, परिवार का बीपीएल श्रेणी में होना। जी। पहला, परिवार का बीपीएल श्रेणी में होना अनिवार्य है। दूसरा, कन्या की आयु विवाह के समय न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा, सहायता राशि 5,000 रुपए है। अभ्यर्थियों को इन तीनों शर्तों को सटीकता से याद रखना होगा ताकि वे सही कूट का चयन कर सकें। एकदम सही। शैक्षिक और तकनीकी मोर्चे पर 2026 के बजट में एक ऐसा अपडेट देखने को मिला है जो सीधे तौर पर बिहार के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम है। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यानी BSCCY योजना में किए गए व्यापक बदलाव की। ये बहुत दूरदर्शी बदलाव है। जी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए अब इस योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों को भी वित्तीय सहायता के दायरे में कवर किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि नीतियां समय के साथ कैसे विकसित होती हैं। पहले जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा था वो काफी हद तक पारंपरिक पाठ्यक्रमों जैसे साधारण इंजीनियरिंग, चिकित्सा या प्रबंधन तक ही सीमित था। लेकिन 2026 के बजट में AI और रोबोटिक्स को शामिल करना ये साबित करता है कि राज्य सरकार चौथी औद्योगिक क्रांति की मांगों के अनुरूप अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को तैयार कर रही है। इस पर परीक्षा में किस तरह के प्रश्न अपेक्षित हैं? इस पर सीधे तौर पर प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किन आधुनिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। वहां विकल्पों में डेटा साइंस, ब्लॉकचेन या अन्य तकनीकी नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को ही सही विकल्प के रूप में चुनना है। जी। इसके अतिरिक्त निबंध के पेपर में जहां बिहार में तकनीकी शिक्षा या युवा सशक्तिकरण पर बात हो, वहां इस नीतिगत अपडेट का उल्लेख आपके उत्तर की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देगा। शिक्षा और कौशल विकास से सुसज्जित युवा आबादी के लिए एक सुरक्षित और सुगम बुनियादी ढांचे का होना भी उतना ही आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं के लिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम अपने व्याख्यान के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो महिला सुरक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। इसे आधिकारिक रूप से पिंक पहल का नाम दिया गया है। पिंक इनिशिएटिव्स। 2026 के बजट में 7 निश्चय 3 के तहत शहरों में महिलाओं के लिए एक विशेष और विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें सबसे पहली और बुनियादी पहल है पिंक टॉयलेट्स, जिन्हें बिहार के सभी 38 जिलों में लागू करने की मंजूरी मिल गई है। 7 निश्चय योजनाएं, चाहे उनका पहला चरण हो, दूसरा या अब ये तीसरा, हमेशा से ही BPSC और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं का मुख्य केंद्र रही हैं। 7 निश्चय 3 का यह नया चरण स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देता है। जी। और पिंक टॉयलेट्स का राज्य के सभी 38 जिलों में लागू होना एक ऐसा तथ्य है जहां अभ्यर्थी आसानी से गलती कर सकते हैं। वो कैसे? परीक्षक यहां प्रश्न को इस तरह से फ्रेम कर सकता है कि क्या पिंक टॉयलेट्स की योजना केवल राज्य के बड़े नगर निगमों या केवल पटना प्रमंडल तक सीमित है। सामान्य सोच यह कहती है कि ऐसी आधुनिक सुविधाएं पहले सिर्फ बड़े शहरों में आती हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को याद रखना है कि ये सभी 38 जिलों में स्वीकृत है। जी, यह महिलाओं की स्वच्छता, गरिमा और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थिति और उनकी गतिशीलता को सुरक्षित बनाने के लिए इसी पिंक पहल के अंतर्गत एक और शानदार योजना शुरू की गई है, जिसे पिंक बस पहल कहा गया है। ये भी बहुत खास है। यह पहल शुरुआती तौर पर पटना, गया और भागलपुर जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में शुरू की गई है। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन सिटी बसों का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाएगा, यानी बस की ड्राइवर भी महिला होंगी और कंडक्टर भी। यह रोजगार और सुरक्षा का एक बेहतरीन संयोजन है। इस तथ्य में 2 प्रमुख चीजें हैं जो अभ्यर्थियों की नोटबुक में दर्ज होनी चाहिए। पहला, किन शहरों में इसे प्रारंभिक रूप से शुरू किया गया है। पटना, गया और भागलपुर ये राज्य के प्रमुख शहरी, ऐतिहासिक और व्यावसायिक केंद्र हैं। और दूसरा, इसकी अनूठी विशेषता क्या है।
ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित बस नहीं है, जैसा कि अक्सर अन्य राज्यों में देखा जाता है, बल्कि इसका संचालन तंत्र पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। ये महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो पितृसत्तात्मक पेशों जैसे बस ड्राइविंग में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करता है। और जब महिलाएं सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकती हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक उचित बाजार की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए महिला हाट की स्थापना की गई है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और उन्हें सीधे ग्राहकों से जोड़ने के लिए पटना में एक समर्पित बाजार बनाया गया है, जिसे महिला हाट नाम दिया गया है। सूक्ष्म और लघु महिला उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की नहीं, बल्कि बाजार तक सुगम पहुंच की होती है। महिला हाट का पटना में स्थापित होना इस चुनौती का एक व्यावहारिक और स्थायी समाधान है। अभ्यर्थियों के लिए ये स्थान याद रखना महत्वपूर्ण है। ये पटना में स्थापित किया गया है। अगर हम थोड़ा विश्लेषणात्मक नजरिया अपनाएं, तो हम देख सकते हैं कि ये योजनाएं अलग-थलग नहीं हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 2 लाख रुपए की सहायता दी गई, उससे जीविका दीदियों ने जो उत्पाद बनाए, उन उत्पादों को बेचने के लिए महिला हाट एक मंच प्रदान कर रहा है। इसे हम सरकारी योजनाओं के बीच अभिसरण या कन्वर्जेंस कह सकते हैं, यानी कैसे अलग-अलग योजनाएं एक ही दिशा में काम करते हुए एक दूसरे को ताकत दे रही हैं। ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय विश्लेषण है। मुख्य परीक्षा में जब आप महिला सशक्तिकरण पर उत्तर लिखें, तो योजनाओं के इस अभिसरण या जुड़ाव का उल्लेख अवश्य करें। यह परीक्षक को यह संदेश देता है कि आपने विषय को केवल रटा नहीं है, बल्कि उसके तंत्र को गहराई से समझा है। अब हम अपने व्याख्यान के अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं, जो स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र के 2026 के मील के पत्थर पर केंद्रित है। जी, स्वास्थ्य का क्षेत्र। स्वास्थ्य केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत घर पर मिलने वाले स्वच्छ पेयजल से होती है। इसी संदर्भ में जल जीवन मिशन का एक बहुत ही सटीक और अद्यतन आंकड़ा सामने आया है। फरवरी 2026 तक बिहार के 1.57 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को चालू नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। सोचना होगा कि स्वच्छ पेयजल का सीधा संबंध राज्य के स्वास्थ्य बजट से है। घर तक स्वच्छ जल पहुंचने से हैजा, टाइफॉइड जैसी जलजनित बीमारियों में भारी कमी आती है। और इसका सीधा आर्थिक प्रभाव ये होता है कि आम नागरिकों का जो पैसा बीमारियों के इलाज में खर्च होता था, जिसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो बचता है। बिल्कुल। परीक्षा में ये आंकड़ा सीधे पूछा जा सकता है कि फरवरी 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत बिहार में कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन मिल चुका है। उत्तर होगा 1.57 करोड़ से अधिक। ये सटीक डेटा आपको बिना किसी संशय के याद होना चाहिए। और जहां तक उपचारात्मक स्वास्थ्य की बात है, तो बुनियादी ढांचे के स्तर पर एक ऐसा कार्य हो रहा है जो पूरे विश्व के पटल पर बिहार को एक नई पहचान दिला रहा है। हम बात कर रहे हैं पीएमसीएच के महत्वाकांक्षी विस्तार की। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को एक विश्व स्तरीय चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जी। इसका विस्तार 5462 बिस्तरों की क्षमता के साथ किया जा रहा है और ये कार्य प्रगति पर है। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। ये राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यहाँ परीक्षकों के पास प्रश्न बनाने के कई कोण हैं। पहला सीधा प्रश्न कि किस अस्पताल का विस्तार किया जा रहा है। उत्तर है पीएमसीएच। दूसरा, पूर्ण होने पर इसकी वैश्विक रैंकिंग क्या होगी। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। और तीसरा, जहां सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना होती है, इसकी कुल क्षमता 5462 बिस्तर। जी हाँ, 5462। परीक्षकों की ये सामान्य आदत होती है कि वे डेटा के अंकों को आगे पीछे करके विकल्प बनाते हैं। वे बहुविकल्पीय विकल्पों में 4562 या 5642 दे सकते हैं, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा के दबाव में भ्रमित हो जाएं। जी। इसलिए 5462 का ये सटीक आंकड़ा आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ती क्षमता और आम जनमानस के लिए सुलभ चिकित्सा का एक स्पष्ट प्रमाण है। इस प्रकार हमने 2025-26 के लिए लक्षित सामाजिक कल्याण और नई सरकारी योजनाओं के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि में 9,000 रुपए की वृद्धि हो, या विकसित भारत जी राम जी के तहत 125 दिनों की नई रोजगार गारंटी। शिक्षा में एआई और रोबोटिक्स का क्रांतिकारी समावेश हो,
महिलाओं के लिए 38 जिलों में पिंक टॉयलेट्स और पिंक बस पहल हो, या फिर 5,462 बिस्तरों के साथ पीएमसीएच का ऐतिहासिक विस्तार, हमने हर तथ्य को परीक्षा की कसौटी पर परखा है। आज के इस व्याख्यान में पढ़ाए गए सभी आंकड़े, बजट आवंटन और योजनाओं के पीछे की नीतियां आगामी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। मेरी सभी अभ्यर्थियों को ये दृढ़ सलाह है कि आप अपनी नोटबुक में दर्ज किए गए इन प्रमुख बिंदुओं का बार-बार रिवीजन करें। परीक्षा हॉल के सीमित समय और भारी दबाव में यही सटीक आंकड़े और स्पष्ट विश्लेषणात्मक अवधारणाएं आपको नकारात्मक अंकन से बचाएंगी और सफलता दिलाएंगी। और ये भी ध्यान रखें कि हमारी ये शैक्षणिक सीरीज अगले सत्र में भी जारी रहेगी, जहां हम राज्य की अर्थव्यवस्था और बजट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों का इसी तरह से विस्तृत विश्लेषण करेंगे। जी। व्याख्यान को समाप्त करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम आपको खुद से सोचने और विश्लेषण करने के लिए एक वैचारिक प्रश्न दे रहे हैं। यह आपकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करेगा। सोचकर देखिए कि विकसित भारत जी राम जी में रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने और दूसरी तरफ किसान सम्मान निधि जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में लगातार वृद्धि करने से बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से राज्य से होने वाले श्रम पलायन की दर पर दीर्घकालिक रूप से क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या इससे स्थानीय स्तर पर सूक्ष्म उद्योगों को बल मिलेगा? इस पर गहराई से विचार करें विद्यार्थियों, और अपने तर्कों को गढ़ने का प्रयास करें। जी। आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें और जुड़े रहें बिहार मैटर्स के साथ।